नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज अगर हम बात करें तो आज प्रबंध की 24वीं क्लास है। कंटिन्यू अपनी क्लासें चल रही हैं, है ना। इन क्लासों को आप लोग देखें। विशेषतः पटवारी में ये जो नया चैप्टर जोड़ा गया है, इसी के लिए ये जो प्रबंधन की क्लास हैं वो चलाई जा रही हैं। आगामी परीक्षाओं में भी लगभग ऐसा हो गया है कि प्रबंधन वो अधिकतम परीक्षाओं में देंगे, तो प्रबंधन को आप लोग अच्छे से करते हुए चलिए, है ना। आज अगर अपन विशेष चर्चा करेंगे तो करेंगे संगठन पे। इसके पहले वाली क्लास में अगर अपन देखें तो अपन ने जो चर्चा की थी वो की थी नियोजन पर। उसके पहले वाली में देखें तो विमुद्रीकरण पर था, और उसके पहले वाली में अपन ने प्रबंध के तत्व और उनकी प्रकृति पे गौर किया। इसके पहले अगर देखा जाए तो जो हमारी 20 क्लासें डल गई हैं या 20 क्लासें ले गई हैं, उन क्लासों में अगर आप देखेंगे तो उन पूरी क्लासों में मिक्सअप क्वेश्चन है, जो कि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनको आप लोग कर लीजिएगा। उनको करने से आप ये समझ लीजिए प्रबंध का सारा निचोड़ तो 1 से लेके 20 क्लास में ही है। बाकी अब अपन जो यहाँ प्रबंधन पे आ गए हैं तो इन प्रबंधन में क्लास वाइज है, मतलब कि टॉपिक वाइज, कि पहले नियोजन हो गया है ना, पहले प्रबंध की तत्व प्रकृति हो गई, फिर हमने व्यवसायीकरण विमुद्रीकरण देख लिया। आज हम इस पे संगठन पे बात करेंगे। इसके पहले अपन ने नियोजन पे भी देख लिया। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोगों को इसकी पीडीएफ प्राप्त करना हो तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम पे पहले ही क्लास भी डाल दी जाती है, पीडीएफ भी डाल दी जाती है, क्लास खत्म होने के बाद भी उसमें पीडीएफ डाल दी जाती है ना। तो चलिए दोस्तों, अपन चालू करते हैं हर बार की तरह बिना लेट किए हुए। सबसे पहले तो अपन थोड़ा संगठन को समझ लेते हैं कि संगठन क्या है। संगठन दरअसल अगर देखा जाए, अगर मैं सरल भाषा में बोलूं तो संगठन वह कला है जो एक और तो उपक्रम या संस्थान के द्वारा, मतलब समझिएगा, जो एक और तो उपक्रम या संस्थान के द्वारा निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, निर्धारित उद्देश्य और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यों और क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करती है। समझिएगा, कार्यों और क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करती है। और दूसरी ओर अगर देखा जाए तो दूसरी ओर क्या करती है दोस्तों, दूसरी ओर समस्त व्यक्तियों के बीच मधुर संबंध स्थापित करती है। वही संगठन कहलाता है। मतलब एक और तो उन्होंने अच्छे मधुर संबंध स्थापित कर दिए, है ना। अगर दोनों ओर की हम बात करें, मान लीजिए ये संगठन है ना, ये कोई संगठन है। अब संगठन के क्या क्या काम हो गए, मुख्यतः देखिएगा, संगठन के एक और तो उसने सभी लोगों से मधुर संबंध भी स्थापित किए हैं, मधुर संबंध स्थापित किए हैं। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो वो अपने कार्य अच्छे से कर रही है ना, कार्यों को अच्छे से कर रही है, और उनको जो उनको निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों को भी पूरा कर रहे हैं, है ना। क्या क्या कर रहे हैं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो कार्य भी उनके पूरे हो रहे हैं, उनके जो उद्देश्य उन्होंने बनाए हैं वो भी पूरे हो रहे हैं। तो यही मुख्यतः संगठन की जो है वो विशेषता है। चलिए दोस्तों, तो अपन ने यहाँ से संगठन को समझ लिया क्या है। अब हम बात करेंगे संगठन की विशेषताओं पे। अगर हम इनकी विशेषताओं पे आए तो काफ़ी सारी इनकी विशेषताएं होती हैं, जैसे कि व्यक्तियों का समूह, है ना। तो दरअसल संगठन व्यक्तियों का समूह होता है जो उनके संबंधों की व्याख्या करता है। जैसे अगर अपन चर्चा करें कि संगठन की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो सबसे पहले तो आता है क्या, व्यक्तियों का समूह। व्यक्तियों का समूह। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ, उसके बाद फिर वन लाइनों पर चलेंगे, ठीक है। व्यक्तियों का समूह। अब इसमें क्या होता है, तो व्यक्तियों के समूह की यदि हम बात करें, ग्रुप ऑफ पर्सन, तो संगठन व्यक्तियों का समूह होता है, मतलब जिनके संबंध में व्याख्या करी जाती है ना। इस समूह में कार्य का निर्धारण किया जाता है। इसमें क्या होगा, तो इसमें कार्य का निर्धारण होगा। व्यक्तियों के समूह में क्या होता है, कार्य का निर्धारण, ठीक है। कार्य का निर्धारण होगा। सार्वभौमिक, ये जो संगठन होते हैं ये दरअसल सार्वभौमिक होते हैं। क्या होते हैं, सार्वभौमिक। अभी यही सब क्वेश्चन अंदर आएंगे, आप लोग देखिएगा। ये सभी संगठन क्या होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। ये दरअसल निर्णय का माध्यम भी होते हैं, है ना। निर्णय भाई इन्हीं से लिया जाएगा, तो ये क्या होते हैं दोस्तों, निर्णय का माध्यम, निर्णय का माध्यम, ठीक। निर्णय का माध्यम होते हैं। और क्या होते हैं, अगर देखा जाए तो सामान्य उद्देश्य होते हैं इनके। क्या होते हैं, सामान्य उद्देश्य। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो प्रबंध का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है संगठन, है ना। प्रबंध का हमने एक नियोजन को देखा था, अब हम संगठन पे आए हैं। संगठन एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। इसके साथ ही सभी लोगों ने इसके बारे में अपनी अपनी एक अलग परिभाषाएं दी हैं। जितने भी प्रबंधन के महान विचारक हुए हैं उन्होंने अपनी अपनी अलग इसमें
बातें बोली हैं, अपने अपने कथन बोले हैं, जिस पूरे की चर्चा अपन इस वाले टॉपिक पर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब अपन इसको चालू करते हैं। अपन ने संगठन को समझ लिया कि इसके मुख्यतः दो काम है। पहला तो उद्देश्यों को, निर्णयों को एक तरीके से लागू करते जाना, मतलब उद्देश्य निर्णय इनको पूरा करते आना। दूसरा मधुर संबंध बनाना। तो ये संगठन की मुख्यतः प्रकृति हो गई। कुछ इसकी अपन ने विशेषताएं देख ली, जैसे जो व्यक्तियों का समूह है वो कार्य निर्धारण करेंगे, ये सार्वभौमिक होते हैं, निर्णय का माध्यम होता है ना, सामान्य उद्देश्य होते हैं इनके। अब अपन चलते हैं वन लाइन पे, जहां से इनका पूरा निचोड़ निकल कर आएगा। और दोस्तों याद रखने का कि ये जो संगठन की क्लास है ये दो पार्ट में होगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है महत्वपूर्ण टॉपिक है और एक बड़ा टॉपिक है ना। तो इसकी दो क्लासें होंगी, क्लास आज एक है, और जो 25वीं प्रबंधन की क्लास होगी वो भी संगठन पर ही होगी, जो बाकी बचे प्रश्न होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चालू करते हैं। सबसे पहला ये, व्यक्तियों का विशिष्ट समूह जो उद्देश्य की प्राप्ति में अपने प्रयासों का योगदान देता है, क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है संगठन। ठीक है, क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है संगठन। ठीक है, व्यक्तियों का विशिष्ट समूह जो उद्देश्य की प्राप्ति में अपने प्रयासों का योगदान देता है, संगठन कहलाएगा। अब भी अपन ने शुरुआत में चर्चा की है ना, इनमें से क्या संगठन के लक्षण हैं? ठीक है, तो उनके जो लक्षण है संगठन के वो हैं व्यक्तियों का समूह, पहला समूह, प्रक्रिया और प्रबंधकीय प्रक्रिया। क्या क्या होंगे? व्यक्तियों का समूह, भाई बिना समूह के संगठन कैसे होगा? समूह तो आवश्यक है ना, तो ये उसका एक लक्षण है, यहाँ कॉमा लगा दिए। प्रक्रिया और प्रबंधकीय प्रक्रिया। ठीक है, व्यक्तियों के समूह से ही तो संगठन बनेगा, उसके बाद फिर जो प्रक्रिया होगी, और प्रबंधकीय प्रक्रिया जो पूरे प्रबंध की होगी वो प्रबंधकीय। बहु उत्पाद वाली संस्थाओं के लिए उपयुक्त संगठन ढांचा क्या है? तो प्रभावी संगठन ढांचा। बहु उत्पाद का मतलब होता है दोस्तों जो ज्यादा उत्पादन कर रही हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन कर रही हैं, ऐसी संस्थाओं के लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है। और उसी से संबंधित इसमें बताया गया है के लिए उपयुक्त संगठन ढांचा क्या है, मतलब जो संगठन का ढांचा है वो क्या है। अभी सब मालूम पड़ेगा कि क्या संगठन के ढांचे हैं, कैसा क्या है ना। तो इसमें है क्या? प्रभावी संगठन ढांचा। जो प्रभावी संगठन ढांचा होगा वो बहुउत्पाद वाली संस्थाओं के लिए उपयुक्त होगा। ठीक है, संगठन ढांचे का प्रकार कौन कौन सा है? अब कौन कौन से प्रकार के संगठन ढांचे होंगे दोस्तों? तो कार्यात्मक संगठन ढांचा। कौन कौन से? कार्यात्मक संगठन ढांचा और प्रभावी संगठन ढांचा। प्रभावी संगठन ढांचा। दोस्तों ये जो अपनी वन लाइन वाली क्लास चल रही है ना, आप विश्वास मानिएगा, अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया, पूरा सार है इसमें, आप समझ लीजिए, है ना, पूरा सार है। अब इसके बाद जब जैसे ही वन लाइन वाले ये समाप्त होंगे तो अपन थ्योरी की क्लास लेंगे, और वो जो थ्योरी वाली क्लासें होंगी तो उनको आप लोग एक एक क्लास को पढ़ लें, और उसी क्लास के बाद फिर इसको देख लें, तो पूरा का पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। तो अभी थ्योरी की क्लासें नहीं आई हुई हैं, अभी सिर्फ इस पे फोकस किया जा रहा है। कारण ये है कि आप लोगों को ये जो एक एक लाइन है ये एज इट इज वैसी की वैसी याद हो जाए, फिर जैसे ही आप देखेंगे थ्योरी की क्लास को तो ये पूरा का पूरा आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, है ना। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, चूंकि अब अगर देखा जाए तो ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 50 दिन, 50 दिन के आसपास बचे हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग उसको पढ़ भी चुके होंगे, तो जो लोग पढ़ चुके होंगे तो उन लोगों को ये पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है कि हाँ भैया ये सब होता है, इसमें संगठन ढांचा क्या है, नियोजन क्या है, विमुद्रीकरण क्या है ना। ये सब चीज़ें समझ में आ रही, किसने क्या कथन कहा और उसके बारे में क्यों ऐसा कथन कहा, तो ये सब अच्छे से समझ में उनको आ रहा होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। औपचारिक संगठन में सत्ता का भरारपण कैसे किया जाता है? ऊपर से नीचे की ओर देखिए, ये कम से कम तीसरी चौथी बार प्रश्न आया हुआ है ना, कि औपचारिक संगठन में सत्ता का भरारपण भरारपण कैसे किया जाता है? ऊपर से नीचे की ओर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए एक बार और ऊपर से दोहरा लेते हैं। व्यक्तियों का विशिष्ट समूह जो उद्देश्य की प्राप्ति में अपने प्रयासों का योगदान देता है, क्या कहलाता है? संगठन। इनमें से क्या संगठन के लक्षण है? तो व्यक्तियों का समूह होगा, प्रक्रिया होगी, प्रबंधकीय प्रक्रिया होगी। बहुउत्पाद वाली संस्थाओं के लिए उपयुक्त संगठन ढांचा क्या है? तो प्रभावी संगठन ढांचा। संगठन ढांचे का प्रकार कौन कौन सा है? तो कार्यात्मक संगठन ढांचा और प्रभावी संगठन ढांचा। औपचारिक संगठन में सत्ता का भरारपण कैसे किया जाता है? तो ऊपर से नीचे की ओर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, वह संगठन जो किसी उपक्रम में प्रबंध के द्वारा तैयार की गई सुविचार संरचना है, कौन सा है? तो औपचारिक संगठन। क्या है दोस्तों? औपचारिक संगठन। क्या है? औपचारिक संगठन। ठीक,
अनौपचारिक संगठन की उत्पत्ति क्या होती है? तो आपसी सामाजिक संबंधों के परिणाम स्वरूप। अनौपचारिक संगठन की उत्पत्ति क्या होती है? आपसी सामाजिक संबंधों के परिणाम स्वरूप। याद रखिएगा। अफवाहों को बढ़ावा देने वाले संगठन स्वरूप को क्या समझा जाता है? जो अफवाहों को बढ़ावा देंगे उनको कहेंगे अनौपचारिक संगठन। क्या कहेंगे? अनौपचारिक संगठन, या उनको कहेंगे नहीं, कहा ही जाता है अनौपचारिक संगठन। किनको? अफवाहों को बढ़ावा देने वाले संगठन स्वरूप को। अधिकार अंतरण किसमें किया जाता है? तो स्वामी में। भैया अधिकार अंतरण इन्हीं में तो करोगे, स्वामी वही तो अधिकार, उन्हीं के पास अधिकार होते हैं, है ना, स्वामी जी के पास। तो अधिकार अंतरण किसमें किया जाता है? स्वामी में। अब अधिकार अंतरण क्या कहलाता है इसको समझिए। अधीनस्थों को निश्चित सीमा के अंतर्गत कार्य करने का अधिकार दे देना, यही होता है अधिकार अंतरण। की अधीनस्थ जो है, मतलब जो नीचे वाले हैं, उनको एक निश्चित सीमा में, याद रखिएगा ये निश्चित सीमा जरूर जोड़ना। वहां पे जब ऑप्शन देगा तो वो हो सकता है आ जोड़ दे, अनिश्चित सीमा, तो यहाँ पे निश्चित सीमा जरूर जोड़ना। निश्चित सीमा के अंतर्गत कार्य करने का अधिकार देना ही अधिकार अंतरण कहलाता है। ठीक, चलिए एक बार और देख लेते हैं ऊपर से। वह संगठन जो किसी उपक्रम में प्रबंध के द्वारा तैयार की गई सुविचार संरचना है, कौन सा है? औपचारिक संगठन। पहली बात। अनौपचारिक संगठन की उत्पत्ति क्या होती है? तो आपसी सामाजिक संबंधों के परिणाम स्वरूप। अफवाहों को बढ़ावा देने वाले संगठन स्वरूप को क्या समझा जाता है? तो अनौपचारिक संगठन। अधिकार अंतरण किसमें किया जाता है? तो स्वामी में। अधिकार अंतरण क्या कहलाता है? अधीनस्थों को निश्चित सीमा के अंतर्गत कार्य करने का अधिकार देना। क्या अनौपचारिक संगठन अंतरण का तत्व है? तो नहीं है, याद रखिएगा। अनौपचारिक संगठन अंतरण का तत्व है तो नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। आता है कि यह अंतरण का तत्व नहीं है अनौपचारिक संगठन। ठीक है, अब अंतरण के तत्व कौन कौन से हैं? तो अधिकार है, उत्तरदायित्व है और जवाबदेही है। तीनों को याद रखिएगा। अंतरण के तत्व कौन कौन से हैं? तो अधिकार है, उत्तरदायित्व है और जवाबदेही है। अंतरण को प्रभावी बनाने के लिए कौन से उत्तरदायित्व का साथ होना आवश्यक है? तो अधिकार। कौन से उत्तरदायित्व का साथ होना आवश्यक है दोस्तों? तो अधिकार। चलिए, अंतरण को प्रभावी बनाने के लिए कौन से उत्तरदायित्व का साथ होना आवश्यक है? तो अधिकार। जवाबदेही की क्या मुख्य विशेषताएं होती हैं? यह दूसरे व्यक्तियों को नहीं सौंपा जा सकता। इसका आधार अधिकारी अधीनस्थ संबंध है एवं उत्पत्ति अधिकार सौंपने के कारण होती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझिएगा। जवाबदेही की मुख्यतः क्या विशेषताएं हैं? जवाबदेही यानी कि यदि आप किसी को जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो जब हम किसी को जिम्मेदारी देते हैं, मान लीजिए अपने अधीनस्थ हैं जो भी हैं, उनको जिम्मेदारी देंगे, तो अगर कोई समस्या होगी तो जवाब भी उनको देना पड़ेगा ना, क्योंकि भाई आपको अधिकार दिए हैं। तो अब उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसको समझिए। तो जवाबदेही तो मतलब आप समझ गए ना, जवाबदेही वही दे पाएगा जिसको हमने अपने अधिकार दिए हैं कि भैया ठीक है, तभी तो जवाब देगा वो। अब समझिए, यह दूसरे व्यक्ति को नहीं सौंपा जा सकता। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए हमने बोला कि भैया ये काम तो विनोद को ही करना है, तो विनोद ही करेगा। अब ऐसा नहीं है कि विनोद के अलावा कोई और कर दे। इसका आधार अधिकारी अधीनस्थ संबंध है। आधार क्या है कि हमसे उसका जो संबंध है, यानी हमारा अधीनस्थ है वो, तो हमारा उससे संबंध है। मान लीजिए हम अधिकारी हैं और हमारा वो अधीनस्थ है, तो हमारे बीच में संबंध है। जब हमने बोला है उससे, तभी तो वो करेगा आगे। एवं उत्पत्ति अधिकार सौंपने के कारण होती है। एवं क्या होता? उत्पत्ति अधिकार सौंपने के कारण, यानी कि अब वो अधिकार देगा, मतलब उसको अधिकार अपन ने दे दिए, तो उसके पास में अधिकार है और वो उसको उत्पन्न करके आगे का काम करेगा। तो ये हो गया उत्पत्ति अधिकार सौंपने के कारण। ठीक है, अब इसको, अभी तो अपन ने एक एक समझा, पूरी एक लाइन को समझते हैं। जवाबदेही की मुख्य विशेषता क्या होती है? यह दूसरे व्यक्ति को नहीं सौंपेंगे। इसका आधार अधिकार अधीनस्थ संबंध है एवं उत्पत्ति अधिकार सौंपने के कारण होती है। ठीक, चलिए। पूर्ण विकेंद्रीकरण व्यवस्था में समस्त अधिकारों का अंतरण किसे कर दिया जाता है? तो निम्न स्तर के कर्मचारियों को। किसको कर दिया जाता है? निम्न स्तर के कर्मचारियों को। पूर्ण विकेंद्रीकरण, अब देखिए इसको समझिए। देखिए, पूर्ण विकेंद्रीकरण व्यवस्था में समस्त अधिकारों का अंतरण यानी दे देना किसको कर दिया जाता है? तो जो निम्न स्तर के अधिकारी होते हैं उनको। मान लीजिए ये है केंद्रीकरण, और विकेंद्रीकरण को समझिए। ये है, केंद्र में कोई मजबूत व्यक्ति बैठा हुआ है, यहाँ संगठन है, सब मजबूत हैं, ठीक है, ये हो गया केंद्रीकरण। ठीक है,
केंद्रीकरण। अभी समझिएगा, इसके पास पूरे अधिकार हैं, इसका मतलब है केंद्रीकरण। और अब यहाँ पे सब छोटे छोटे कर्मचारी बैठे हुए हैं, है ना, इतने छोटे हैं कि ये इससे छोटे हैं, ठीक है। हालांकि इनके अंडर में भी अधिकारी हैं, पर इनके ये ठीक है। अब ये अधिकारी बैठे हुए हैं और ये यहाँ पर है, तो अगर ये अपनी जो इनके पास शक्तियाँ हैं ये डायरेक्ट यहाँ पे नियंत्रण रखेंगे सब लोगों पे, मतलब कि अधिकार नहीं दिए हैं, बस अपने हिसाब से काम करवा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रीकरण। केंद्रीकरण यानी कि ये जो बीच वाले बैठे हैं ना दोस्तों, इन्होंने इनको अधिकार नहीं दिए हैं, बस अपना काम करवा रहे हैं, थोड़े बहुत अधिकार हैं। लेकिन शब्द उन्होंने क्या बोला था, जब पूर्ण विकेंद्रीकरण हो जाए, पूर्ण विकेंद्रीकरण। अब पूर्ण विकेंद्रीकरण का क्या मतलब है कि भाई जो ये जो बीच वाले बैठे हैं ना, इन्होंने पूरा अधिकार इनको दे दिया कि भैया ठीक है अब आप करो, हमको सिर्फ पैसे से मतलब है, आप ही देखेंगे, तो इनके अधीनस्थ हुए। तो उसमें क्या बोल रहा है वो कि पूर्ण विकेंद्रीकरण व्यवस्था में समस्त अधिकारों का अंतरण किसे कर दिया जाता है, तो निम्न स्तर के कर्मचारियों को। चूंकि ये वाला जो बीच में बैठा हुआ है ये तो उच्च हुआ है ना, और इसने कहाँ पे स्थानांतरण कर दिया, यहाँ निम्न वाले को, तो यही पूर्ण विकेंद्रीकरण है। इसको इतिहास में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, अगर आप इतिहास में देखेंगे या आपने मेंस कभी दिया होगा, या मान लीजिए मेंस नहीं भी दिया फिर भी ये क्वेश्चन आ ही जाता है कि किसके समय में कैसा था। तो जैसे कि अगर मैं मौर्यों की बात करूं, तो मौर्यों के शासनकाल में केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण दोनों ही हमको दिखाई देता है, पर केंद्रीकरण ज़्यादा दिखाई देता है विकेंद्रीकरण की अपेक्षा। यानी कि केंद्र में जो चंद्रगुप्त मौर्य बैठा है उसके पास में सबसे ज़्यादा शक्तियाँ हैं, या उसके बाद बिंबिसार आया या उसके बाद अशोक आया तो उसके पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं। लेकिन वहीं जैसे ही हम आगे चलते आते हैं तो स्थितियाँ चरमराने लगती हैं, आपने देखा होगा। स्थितियों के बाद जैसे ही गुप्त काल आता है और हर्षवर्धन का काल आता है तो हम देखते हैं कि विकेंद्रीकरण बढ़ने लगा, यानी जो सामंतवादी वाली जो व्यवस्था है वो आगे आने लगी ना। तो जैसे ही सामंतवादी व्यवस्था आगे आने लगी तो जो केंद्र में बैठा हुआ व्यक्ति है वो अपने अधिकारों को क्या करेगा, दूसरे व्यक्तियों को दे देगा जो कि नीचे स्तर के हैं। तो यहाँ पर वही वाली चर्चा हो रही है। फिर से सुन लीजिए, पूर्ण विकेंद्रीकरण व्यवस्था में समस्त अधिकारों का अंतरण किसे कर दिया जाता है, तो निम्न स्तर के कर्मचारियों को। ठीक है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा केंद्रीकरण और पूर्ण विकेंद्रीकरण। अब देखिए केंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं, ये फिर से आ गया। अभी जो मैंने समझाया अब आपको ये वाली लाइन अच्छे से समझ में आएगी। निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना, यानी निर्णय लेने में अधिकार सुरक्षित है, यानी निर्णय मैं ही ले रहा हूं और ये मेरे अधिकार है, ये सुरक्षित है, इसको मेरे अलावा कोई नहीं ले सकता, यही केंद्रीकरण है। मौर्य साम्राज्य की एक मुख्य विशेषता है, लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए लिख लीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्द से हुई है दोस्तों, तो अंग्रेजी से हुई है, शब्द उसका वैसा है ना, अंग्रेजी से हुई है। ऑर्गेनाइजेशन शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से हुई है, तो ऑर्गेनिज्म से। किससे हुई है दोस्तों, ऑर्गेनिज्म से। किससे हुई है, ऑर्गेनिज्म से। प्रबंध का वह तंत्र जिसके द्वारा वह अपना कार्य करता है क्या कहलाता है, तो संगठन। प्रबंध का वह तंत्र जिसके द्वारा वह अपना कार्य करता है क्या कहलाता है, संगठन। ठीक है। उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कार्यों का निर्धारण करने, सदस्यों में संबंध स्थापित करने तथा संसाधनों के वितरण से क्या असर होता है, क्या आशय होता है, सॉरी ये आशय है, क्या आशय होता है, तो संगठन की अवधारणा में। किसमें होता है, संगठन की अवधारणा में। ठीक है। उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कार्य का निर्धारण करने, सदस्य में संबंध स्थापित करने तथा संसाधनों के वितरण से। ये पहले ही प्रबंध की एक तरीके, उसकी संगठन की एक तरीके से पूरी परिभाषा आई है, तो वो क्या है, संगठन की अवधारणा में। संगठन की अवधारणा यही बात कहती है ऊपर। ठीक है। उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कार्य का निर्धारण करने में, यही बात फिर से आ गई है ना, तो इसको आप लोग एक बार फिर पढ़ लें। चलिए, उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, समझेंगे इस लाइन को, चलिए समझते हैं। उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यानी उद्देश्य को प्राप्त किया, कार्य का निर्धारण करने में सदस्यों में संबंध, क्योंकि भाई अगर हम कार्य का निर्धारण करेंगे तो जो सदस्य होंगे आपस में उनमें संबंध भी तो बहुत जरूरी है। संगठन वही है, अगर संबंध अच्छे नहीं होंगे तो एक दूसरे की बात ही नहीं मानेंगे, वो अपनी टसन में रहेगा भाई, वो अपनी टसन में रहेगा, तो कभी उद्देश्य प्राप्ति नहीं हो सकते। इसलिए उनके बीच में संबंध स्थापित करना भी बहुत जरूरी है। तथा संसाधनों के वितरण से, अब ये भी तो मालूम हो कि किसको क्या संसाधन चाहिए। पता पड़ा आपने एक के लिए तो पैसे ही पैसे दे दिए कि भैया काम कर, और एक के लिए कर्तव्य दे दिए कि भैया नहीं तुमको ये काम करना है। अब अगर दोनों में सामंजस्य नहीं है, एक के पास पैसे नहीं है सिर्फ कर्तव्य है, तो वो कहाँ तक करेगा, है ना, और एक के पास में संसाधन है तो वो कहाँ तक करेगा। चलिए इसका उदाहरण बताता हूँ, आप लोग पहुँच जाइए उसमें अंग्रेजों के काल में, जब आपने देखा होगा कि 1757 का युद्ध हो जाता है
और 1764 का बक्सर का युद्ध हो जाता है। तो आपने देखा होगा बंगाल में द्वैध शासन लागू हो गया था। द्वैध शासन का क्या मतलब था? द्वैध शासन का ये मतलब था कि जो कंपनी में मुख्य अधिकार हैं वो तो अंग्रेजों के पास में है, और जो शासन चलाने की जिम्मेदारी है वो नवाब के पास में है। अब नवाब जो है शासन चलाएगा तो भाई उसको कुछ धन भी तो चाहिए। अब उसको जब कुछ धन मन कुछ मिलेगा ही नहीं तो वो काय में शासन चला लेगा। और जितना भी राजस्व है वो किसको मिल रहा है? अंग्रेजों को मिल रहा है। तो कुछ समय के बाद आपने देखा होगा कि वो वैध शासन व्यवस्था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंद कर दी गई थी। वो इसीलिए बंद कर दी गई थी, है ना। तो वो संगठन सही नहीं चल पा रहा था ना, उनका संगठन नहीं सही चल पा रहा था। जो रॉबर्ट क्लाइव है वो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत घूसखोर व्यक्ति था। पैसे पैसे भारत से ले गया। मतलब ब्रिटेन को भी पैसा नहीं मिल पा रहा था। अगर ब्रिटेन के संगठन को भी हम देखें तो ब्रिटेन की जो सरकार है मुख्यतः उसको भी पैसा नहीं मिल पा रहा। कुछ अधिकारी ऐसे हो गए थे कि उस समय पर अगर देखा जाए तो जो जितने भी ब्रिटेन के अधिकारी थे जो उस समय पर थे कहाँ पे, 1764 के युद्ध के बाद भारत में तैनात थे, वो सब एकदम से अमीर हो गए थे। लोग सोचते थे कि यार भारत में कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए, कोई भी सिपाही तक की जॉब मिल जाए। तो वहां के लोग सोचते थे, तो ऐसा हो गया था। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो संगठन की जो अवधारणा थी, संगठन का जो एक तरीके से पूरा ढांचा था वो गड़बड़ हो गया। फिर संगठन कैसे उनका मजबूत हुआ था? जब वो 73 वाला रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए, और उसके बाद से फिर उनका संगठन जो है वो सही होना चालू हुआ, है ना। कौन आया था 73 के बाद दोस्तों? वॉरेन हेस्टिंग्स। चलिए आगे चलते हैं। संगठन की क्या विशेषता है? तो संगठन व्यक्तियों का समूह है, ये अपन ने देखा। संगठन व्यक्तियों का समूह है, एक क्रियात्मक प्रक्रिया है, एक क्रियात्मक प्रक्रिया है, तथा साधन व कार्य दोनों है। क्या क्या है? साधन व कार्य दोनों है। ये संगठन की विशेषताएं हैं। संगठन के कार्य व दायित्व के स्वरूप को निर्धारित करना क्या संगठन की विशेषता है? बिल्कुल नहीं है। संगठन के कार्य व दायित्व के स्वरूप को निर्धारित करना ये इसका काम नहीं है। स्वरूप को, शब्द को समझिए आप, ये स्वरूप शब्द लग गया, उसके स्वरूप को थोड़ी ना संगठन निर्धारित करता है। सहयोग की भावना का क्या अर्थ है? एकता में शक्ति है ना। सहयोग की भावना का क्या अर्थ होता है? एकता में शक्ति है। उद्देश्य का सामंजस्य किसका सिद्धांत है? तो संगठन का। उद्देश्य का सामंजस्य किसका सिद्धांत है दोस्तों? संगठन का। उपक्रम में संगठन की स्थापना कौन करता है? तो उच्च प्रबंध। बिल्कुल, उपक्रम में अगर संगठन की स्थापना देखेंगे तो जो उच्च प्रबंध होगा वही तो करेगा। एक संगठन की संस्कृति समान है, एक व्यक्ति के किस योग्यता से संबंधित है? तो ये अभिप्रेरणा से। एक व्यक्ति की किस योग्यता से है? अभिप्रेरणा से। चलिए फिर से देख लेते हैं इसको एक बार। संगठन की क्या विशेषता है? तो संगठन व्यक्तियों का समूह है, एक क्रियात्मक प्रक्रिया है, तथा साधन व कार्य दोनों है। संगठन के कार्य व दायित्वों के स्वरूप को निर्धारित करना क्या संगठन की विशेषता है? तो नहीं है। सहयोग की भावना का क्या अर्थ है? एकता में शक्ति। याद रखिएगा इसको, ये अलग तरीके से भी आ सकता है। सहयोग की भावना का अर्थ क्या? एकता में शक्ति, एकता का एकीकरण, है ना, एकता में महत्व। तो इन सबको याद रखिएगा। उद्देश्य का सामंजस्य किसका सिद्धांत है? संगठन का। संगठन का, ठीक है। उपक्रम में संगठन की स्थापना कौन करता है? तो उच्च प्रबंध। एक संगठन की संस्कृति समान है, एक व्यक्ति की किस योग्यता से है? तो अभिप्रेरणा से। संगठन व्यक्तियों का समूह है और यह समूह कार्यकारी नेतृत्व के निर्देशों के अंतर्गत कार्य करता है। यह बात सत्य है या असत्य? तो दोस्तों ये बात सत्य है, ठीक है। ये बात क्या है? सत्य है। संगठन प्रक्रिया का प्रमुख स्तंभ क्या है? अब संगठन प्रक्रिया का प्रमुख स्तंभ क्या है? तो कार्य विभाजन पहला, कार्यात्मक एवं पद सोपान प्रक्रिया, और संरचना एवं नियंत्रण विस्तार। ये इनके प्रमुख स्तंभ हैं। संगठन प्रक्रिया के प्रमुख स्तंभ हैं। कौन कौन से? कार्य विभाजन है, कार्य का विभाजन होगा, है ना। कार्यात्मक एवं पद सोपान प्रक्रिया होगी, संरचना और नियंत्रण में विस्तार होगा, ठीक। संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विविध प्रणालियों के प्रयासों को समन्वित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एकीकरण। क्या कहलाती है? एकीकरण। कौन सा सिद्धांत संगठन से संबंधित है? तो आदेश की एकता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत संगठन से संबंधित है? आदेश की एकता का सिद्धांत और व्याख्या का सिद्धांत। दोनों को ही अच्छे से कर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। आते हैं कि कौन सा सिद्धांत संगठन से संबंधित है? तो आदेश की एकता का सिद्धांत और व्याख्या का सिद्धांत। अनुरूपता का सिद्धांत क्या संगठन से संबंधित है? नहीं। आप अगर देखेंगे तो एक प्रश्न दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, इसको बनाया ही ऐसा जाता है ताकि आप लोग समझ जाएं। प्रश्न कहीं से भी आए उसका हल कर दें आप, बस कुल मिला की ये कहानी है। तो कौन सा सिद्धांत संगठन से संबंधित है? आदेश की एकता का सिद्धांत और व्याख्या का सिद्धांत। अनुरूपता का सिद्धांत क्या संगठन से संबंधित है? तो नहीं। चलिए आगे चलते हैं।
संगठन की प्रक्रिया के क्या कदम हैं? उद्देश्य का निर्धारण, कार्यों का विभाजन और क्रियाओं का समीकरण। ठीक है, उद्देश्यों का निर्धारण होगा संगठन की प्रक्रिया में, कार्य का विभाजन होगा और क्रियाओं का समीकरण। ठीक, क्या संगठन की प्रक्रिया का स्थायित्व एक कदम है? नहीं है, स्थायित्व से इसका कोई लेना देना नहीं है। एक तरीके से प्रक्रिया में का स्थायित्व एक कदम है तो ये नहीं है। संगठन की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? सबसे पहला चरण उद्देश्यों का निर्धारण करना। संगठन की प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा है? तो उद्देश्यों का निर्धारण करना। संगठन प्रक्रिया के संबंध में योग्य व्यक्तियों को कार्य सौंपना संगठन प्रक्रिया का कदम है। हाँ भैया, कदम है। ठीक है, हाँ याद रखिएगा, संगठन प्रक्रिया के संबंध में योग्य व्यक्तियों को कार्य सौंपना संगठन प्रक्रिया कदम है, बिल्कुल है। वो उसी को देगी जो उसके योग्य है। अब मान लीजिए भाई किसी को टाइपिंग करने आती है तो उसको टाइपिंग का काम देंगे, जिसको एडिटिंग आती है उसको एडिटिंग का काम देंगे। अब मान लीजिए टाइपिंग और एडिटिंग किसी को नहीं आती, दोनों ही नहीं आती और दे दिया किसी को काम, तो फिर आपका काय का संगठन? वो काम ही नहीं कर पाएगा, काम आपके रुकने लगेंगे, लेट होने लगेंगे, या हो सकता है नहीं ही हो पाए, है ना। चलिए, क्रियाओं का समूहीकरण करना, यहाँ पर समूहीकरण है। क्रियाओं का समूहीकरण करना संगठन प्रक्रिया का एक भाग है। यह कथन सत्य है या असत्य? तो यह कथन सत्य है। क्रियाओं का समूहीकरण करना, क्रियाओं का समूहीकरण करना, समूहीकरण मतलब समझ रहे हैं ना, क्रियाओं को एक मतलब इकट्ठा करना। कोशिश ये करना कि ऐसा नहीं हो कि एक काम यहाँ हो रहा है, एक काम यहाँ हो रहा है, एक काम यहाँ हो रहा है। अगर संभव है तो कार्यों को वहीं पर किया जाए। पहला, क्रियाओं से मेरा मतलब किसी एक विशेष कार्य से नहीं है। उस समय जो भी कार्य होते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति है, अगर वो इतने काम करने में सक्षम है तो फिर उसको वो काम दे दिए जाएंगे कि ठीक है भैया आप 4 प्रकार के काम कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, तो आप लोग करें। तो उनका समूहीकरण करना। ठीक है, संगठन प्रक्रिया में कर्तव्यों की व्याख्या नहीं की जाती। यह कथन सत्य है या असत्य? तो यह कथन जो है दोस्तों असत्य है। ठीक, वह तंत्र जिसके द्वारा प्रबंधक अपने व्यवसाय का प्रबंध करते हैं क्या कहलाता है? तो वह तंत्र जिसके द्वारा प्रबंधक अपने व्यवसाय का प्रबंध करते हैं क्या कहलाता है? संगठन। ठीक, क्या कहलाता है? संगठन। वह साधन जिसके माध्यम से प्रबंधक अपने अधीनस्थों का निर्देशन, नियंत्रण व समन्वय करते हैं क्या कहलाता है? तो संगठन। क्या कहलाता है? संगठन। संगठन का प्रबंध में वही महत्व है जो मानव शरीर में किसी ढांचे का होता है। किसका? हड्डियों का। मानव के शरीर में जैसी हड्डियां हैं दोस्तों, उसी प्रकार से प्रबंधन भी होता है। संगठन का क्या महत्व है? मनुष्य के मानवीय व्यवहारों को प्रोत्साहित करना, मनोबल में वृद्धि करना तथा तकनीकी सुधार का अधिकतम प्रयोग करना। संगठन का क्या महत्व है? मनुष्य के मानवीय व्यवहारों को प्रोत्साहित करना, मनोबल में वृद्धि करना तथा तकनीकी सुधार का अधिकतम प्रयोग करना, यही संगठन का महत्व है। संगठन का महत्व और कार्य है कि कार्य कुशलता में वृद्धि। अब और क्या क्या महत्व है? कार्य कुशलता में वृद्धि, संदेश वाहन में सुविधा और संस्था का विकास। इन सबको आप लोग देख लीजिएगा। संगठन का क्या महत्व है? तो ये हो गया। और संगठन का महत्व और उसके जो कार्य हैं वो क्या है? तो कार्य कुशलता में वृद्धि है, संदेश वाहन में सुविधा है यानी जल्दी हो जाए, और संस्था का विकास। संगठन के कार्य पर्यावरण का सबसे ज्यादा हिस्सा किसका होते हैं? तो तकनीकी के। संगठन के कार्यों में पर्यावरण के जो सबसे ज्यादा हिस्सा होंगे वो किसके होंगे? तकनीकी के। ठीक, तकनीकी के यानी टेक्नोलॉजी के। यदि उपकरण एवं कच्चा माल कंपनी में अपने सही स्थान पर ना पाया जाए तो प्रबंध के किस सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है? व्यवस्था सिद्धांत का। याद रखिएगा, यदि उपकरण और कच्चा माल कंपनी कंपनी में अपने सही स्थान पर ना पाया जाए तो प्रबंध के किस सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है? व्यवस्था सिद्धांत का। प्रक्रिया को विभिन्न स्तरों पर विभाजित करना क्या कहलाता है? तो पद सोपान। क्या कहलाता है? पद सोपान प्रक्रिया। संगठन संरचना से किसका आशय होता है? संस्था की संगठन व्यवस्था से। किससे होता है? संस्था की संगठन व्यवस्था से। ठीक है, संगठन संरचना वह ढांचा है जिसमें प्रबंध की एवं परिचालन कार्य निष्पादित किए जाते हैं। यह कथन किसका? हेनरी एच वर्ल्ट का। हेनरी एच अल्बर्ट का। याद रखिएगा, हेनरी एच अल्बर्ट का। ठीक है, हेनरी एच अल्बर्ट का। चलिए एक बार और देखते हैं। संगठन के कार्य पर्यावरण का सबसे ज्यादा हिस्सा किसका होते हैं? तो तकनीकी का। यदि उपकरण एवं कच्चा माल कंपनी में अपने सही स्थान पर ना पाया जाए तो प्रबंध के किस सिद्धांत का उल्लंघन हुआ? व्यवस्था सिद्धांत का। क्रियाओं को विभिन्न स्तरों पर विभाजित करना क्या कहलाता है? पद सोपान प्रक्रिया। संगठन संरचना से किसका आशय होता है? तो संस्था की संगठन व्यवस्था से।
संगठन संरचना व ढांचा है जिसमें प्रबंधकीय एवं परिचालन कार्य निष्पादित किए जाते हैं। भैया किसका कथन है? हेनरी एच एल्बर्ट का। चलिए दोस्तों, तो आज की अपनी क्लास है वो यहाँ पर समाप्त होती है ना। आज की अपनी जो क्लास है वो समाप्त होती है। यहाँ पर हमने संगठन की प्रकृति को देखा, उसके महत्व को समझा, उसके कुछ सिद्धांत समझे, उसका क्या कार्य है और क्या विशेषता है ये समझे। लेकिन दोस्तों समगठन अभी समाप्त नहीं हुआ है। इसके बाद वाली जो क्लास आएगी वो संगठन में पार्ट 2 आएगी, और उस वाली क्लास को भी आप लोग लीजिएगा। पहले इसको ले लेंगे तो काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा, और जब उस क्लास को लेंगे तो पूरी अच्छी तरीके से आपको संगठन आ जाएगा, और संगठन से जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन आपके लिए आएगा, पटवारी हो चाहे आगामी परीक्षाएं कोई सी भी हो, आप उसको हल अच्छे से कर लेंगे। इसको पार्ट 2 में बनाने का यही कारण था दोस्तों कि ये टॉपिक भी बड़ा है और इससे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। आप नाम से ही समझ लीजिए ना, संगठन, संगठन में शक्ति होती है। आप समझिए, नाम से ही समझिए कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है वो। तो अपने आप उससे क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए इसको 2 पार्टों में रखा गया है, ताकि आप एक वाले को अच्छे से देख लें और उसके बाद फिर दूसरे वाले को देखें। और हाँ दोस्तों, क्लास खत्म करने से पहले एक बार फिर बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, है ना, ताकि आप लोगों के पास में इसका नोटिफिकेशन जब भी क्लास चालू हो आ जाए। और हाँ, टेलीग्राम पर जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि पीडीएफ आपको वहीं से प्राप्त हो पाएगी। चलिए दोस्तों, तो नमस्कार। अगली क्लास में अपन मिलते हैं पार्ट 2 में, और वो रहेगा संगठन 2।